चलिए हम लोग बीपीएससी का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है मुख्य परीक्षा, उसके क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि जिस अप्रोच से आप लोग पढ़ रहे हो उससे कितना आपको फ़ायदा हो रहा है। नहीं तो क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली आप जो पढ़ते हैं वो परीक्षा में कितना आता है वही महत्वपूर्ण है। नहीं, और तैयारी क्या होती है, तैयारी मेंस परीक्षा की मुख्यतः होनी चाहिए और पीटी का प्रश्न इसमें मिल भी जाने चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। तो मुख्य परीक्षा तो क्योंकि पीटी क्या है, एलिमिनेशन है। आप एलिमिनेशन मतलब छटनी है, कुछ बच्चों को छांट लिया जाता है कि मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, यही है मुख्य परीक्षा ही मुख्य परीक्षा है। अब मुख्य परीक्षा के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को कहते हैं मुख्य परीक्षा रिटन और दूसरा को कहते हैं साक्षात्कार या व्यक्तित्व का जो होता है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। तो मुख्य परीक्षण 900 नंबर का है और व्यक्तित्व परीक्षण 120 नंबर का, 10-20 नंबर के आपके बीपीएससी होता है। और पीटी में जो हम लोग क्या देखते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यूज के फ्लो में होते हैं, न्यूज के एनालिसिस में होते हैं, वो तो हम लोग देखेंगे ही, बाद में भी देखेंगे, पहले भी देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न कैसे आए हैं, क्या हम लोग जो पढ़ते हैं उस दृष्टिकोण से प्रश्न आए भी हैं कि नहीं आए। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग निबंध को देख लेते हैं ना। किसको देखते हैं? निबंध को। निबंध का जो हम लोग का अप्रोच है वो क्या है? निबंध का जो हम लोग का अप्रोच है वो है वर्कशॉप मेथड। वर्कशॉप मेथड का मतलब ये होता है कि हम कोई टॉपिक आपको दें, उस टॉपिक पर आप जो लिखोगे हम आशय समझा देंगे। क्या समझा देंगे? आशय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, व्हाट आर द सब्जेक्ट डोमेन ऑफ दिस टॉपिक, इसका मतलब क्या है, इसका डोमेन क्या है, उतना हम समझा देंगे। फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसका काउंटर क्लेम बता देंगे कि जो आशय है, जो हम समझते हैं नॉर्मली, वो हमेशा सही नहीं होता है, ये अन्य परिस्थितियों में बदल भी जाता है, ये फिर हम लिखते हैं। फिर हम उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं और उसके बाद हम लोग एक उपसंहार लिखते हैं या वे फॉरवर्ड लिखते हैं कि आगे की क्या रूपरेखा बनती है। यही एक निबंध का एक स्टैंडर्ड प्रारूप की हम लोग बात करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, फिर से लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, लिख लीजिए इसको, समझिए निबंध का एक क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको समझ लीजिएगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि निबंध का मतलब क्या होता है। आप लोगों में से कुछ लोग यूपीएससी वाले हो और कुछ लोग बीपीएससी वाले हो। नहीं, कुछ लोग बीपीएससी का निबंध अभी तक लिए नहीं होंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी का निबंध अलग से पढ़ाया जाता है ना, और यूपीएससी वालों को तो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं, इसको एक डेमो क्लास समझ लो निबंध को। निबंध में, निबंध जिसको कहते हैं, ये हिंदी रहे चाहे एशिया रहे, हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, इससे नहीं बात बनती है, इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्योंकि कंपटीशन के निबंध में आपकी साहित्यिक अभिव्यक्ति की, लिटरेरी एक्सप्रेशन का ज़्यादा रोल नहीं। आप सोचते हैं कि जो निबंध हम स्कूल कॉलेज में लिख के डिबेट में टॉप करते हैं, क्या वो निबंध एग्जाम में हमको बहुत काम देगा? तो नहीं देगा। बात समझ गए? फिर से इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका बहुत अच्छा साहित्यिक अभिव्यक्ति का कंपटीशन में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। बहुत कोटेशन लिख के निबंध लिखते हैं, उसका भी वैल्यू नहीं है। बहुत बीच बीच में गद्य पद्य शेर लिखते हैं, उसका भी वैल्यू नहीं है। समझ गए? क्लियर है? वैल्यू क्या है वो बता रहा हूं। हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, आइडियाज, क्या बोलते हैं हम? आइडियाज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ डू यू आइडिएट द एसे। आइडिएट, इंग्लिश वर्ड है आइडिएट,
मतलब उसको आप किस तरह विचार में प्रेषित करते हैं, मतलब विचार प्रेषण। पहला। दूसरा, क्या आप कॉन्टेक्स्ट को समझे भी हैं कि नहीं? कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है उसकी समझ है भी कि नहीं? परिप्रेक्ष्य, ये समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर? जब आपने कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग कर लिया, किस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे एक निबंध उठाते हैं जो इस बार बीपीएससी में पूछा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, पूछा हुआ है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ रहा है कि धोबी का कुत्ता है, वो घर जाता है और घाट जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि घर की रखवाली करनी है कि घाट पे मालिक की रखवाली करनी है। अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है? और किस कॉन्टेक्स्ट में बात होता है कि एक आदमी जो कहीं का नहीं रहता है, न इस पक्ष का रहता है न उस पक्ष का रहता है। दो मीनिंग निकल रहे हैं, एक उसका मीनिंग निकल रहा है तो उपयोग में क्या आता है, एक मीनिंग निकल रहा है कोई व्यक्ति कंफ्यूज है कोई घर की रखवाली करे कि मालिक की रखवाली करे, ये भी मीनिंग निकल रहा है। ठीक है ना? तीसरा मीनिंग निकल रहा है कुत्ता है, क्या कुत्ता है, कुत्ता के कुछ नैसर्गिक गुण होते हैं। धोबी है, उसका भी कुछ नैसर्गिक गुण होता होगा, वो भी कुछ काम करता होगा। कुत्ता में स्वामी भक्ति है और धोबी इंडस्ट्रियस है, काम करने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। नहीं, क्लियर है ना? तो अब ये आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, तो एग्जाम्पल दिखेगा। एक एग्जाम्पल दिखता है, एक आदमी ने इधर का रहता है ना उधर का रहता है। एक आदमी जो बार बार पाला बदलता रहता है उपहास का पात्र बनता है। ये पहला इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। दूसरा मीनिंग क्लियर हो रहा है कि एक व्यक्ति इतना ज्यादा वफादार है कि वो दो विपरीत ध्रुवों में सामंजस्य नहीं बैठाने की स्थिति में रहता है कि मैं इसके प्रति वफादारी दिखाऊं कि उसके प्रति वफादारी दिखाऊं। वफादारी उसका लक्षण है, वफादार होना उसका लक्षण है, उसकी प्रकृति है। लेकिन ध्रुव दो हो गए हैं तो इसको लेकर सामंजस्य बैठाने की स्थिति में रहता है। इसमें उसका दोष नहीं है, इसमें उसका दोष नहीं। पहली स्थिति में दोष है क्योंकि वह स्थिर बुद्धि का नहीं है, दूसरी स्थिति में उसका दोष नहीं है। और तीसरी स्थिति में है कि व्यक्ति को तो हमेशा अपने एक ध्रुव को छोड़कर दूसरे ध्रुव पे जाना ही पड़ता है। किसी व्यक्ति को अपना घर छोड़ के बाहर तो जाना ही पड़ता है, काम करना है। अब स्थिति यह है, जैसे मान लिया कि बिहार में रहने वाला एक मजदूर है, वो बिहार में है और उसको बाहर जाना है तमिलनाडु कमाने। कहाँ जाना है? तमिलनाडु। और उसका परिवार यहाँ का है। सरकार के सामने दो द्वंद्व आ जाती है, तमिलनाडु में भी उसकी रक्षा करनी है, मान लिया कि कोरोना आएगा तो उसको घर लाना है, और यहाँ उसके परिवार को भी खाना खिलाना है क्योंकि वो पैसा नहीं भेज पा रहा है। लेकिन दोष सरकार को दोनों तरफ से मिलता है। वो बोलता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, वो बोलता है हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। बेचारा वो सरकार क्या करे? ये भी एक स्थिति बन सकती है। अगर आपने इतने तरीके से एनालिसिस इतना कर लिया है तो क्या आपको निबंध का एक स्केच बन रहा है कि नहीं बन रहा है? व्हाट आई एम डूइंग, मैं आइडिएट कर रहा था।
नहीं, पहला अंडरस्टैंडिंग लिया, मिनिमम अंडरस्टैंडिंग, फिर उसको हम कॉन्टेक्स्ट में समझे और उसके बाद हम आइडिया लिए। क्या आपको नहीं लगता कि इतना जो हम बात कहे हैं इसमें 3 बिंदु मिल रहे हैं और तीनों इसके साथ जुड़ा हुआ मिल रहा है? बात समझे? ये क्या है? इसमें लैंग्वेज का गेम है कुछ। आप सिंपल इंग्लिश में लिखो चाहे सिंपल हिंदी में लिखो, आइडिया से नंबर मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? इसको सिंपल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन बात यह है कि हमारी तरह का एक्सप्रेशन आप सब लोग करने लगे एक ही तरीके से, तो आपका नंबर नहीं आएगा। क्लियर है? तब करना क्या है आपको? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसको अगर निबंध को लिखना है तो आप पहले 300 वर्ड में लिखने का कोशिश करो। कितना वर्ड में? 300 वर्ड में। समझ गए? कितना वर्ड में? 300 वर्ड में। कैसे लिखोगे समझ में आ रहा है? जैसे मुझे लिखने को दिया जाए, मैं अपना बोल रहा हूं, आप मत लिखना है मेरी तरह, नहीं तो आप सब फेल हो जाओगे। बात समझे? क्योंकि हर आदमी जो है अपना नेचुरल फ्लो में लिखना है। समझ गए? तो हम जो बोलेंगे उसको कॉपी नहीं करना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो आइडिया में चोरी कर सकते हो। आइडिया में चोरी हो सकती है कि नहीं? आइडिया क्या है? आइडिया में चोरी हो सकती है क्योंकि मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको एक आइडिया बताया कि इसको हम कितने तरीके से समझ सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल बताया कि एक आदमी जो दल बदल रहा है वो किसी स्थिति में नहीं रहता है, वो उपहास का पात्र बनता है। बहुत सारे उदाहरण है कि एक बंदर है, मान लिया एक पेड़ पे बैठा है और सोचता है कि दूसरे जंगल में कहीं फल मिलेगा। अब दूसरे जंगल में फल लेने जाता है तो इसको वहां के बंदर बड़ी पिटाई कर देते हैं। क्या हो सकता है? आप एक आइडिया, मैं अपने दिमाग लगा रहा हूं, आप एक एग्जाम्पल मत दे देना, नहीं तो सब लोग बंदर बंदर लिखते जाओगे तो क्या होगा कि ये मेरा अपना सोच है। समझ रहे मेरी बात? तो मेरे को नकल नहीं करना है, आपका मैं खाली खोल रहा हूं दिमाग के पट। कि मान लिया कि एक जंगल है, दूसरा जंगल है। एक बंदर को लगता है कि इस जंगल में हमको फल ज्यादा नहीं मिलता है, हम अपने जिस ग्रुप में रहते हैं उस ग्रुप में हमको लोग फल खाने नहीं देते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हमको कोई उपाय नहीं है, यहाँ हमको भेदभाव किया जा रहा है, एक ग्रुप में हम पिछड़ रहे हैं। वो सोचता, दूसरे पता लगता है कहीं से, एक लोमड़ी है वो आके बताती है उसको कि भाई कहाँ तुम फंसे हुए हो, यहाँ सब बड़े जाहिर बदमाश लोग सब हैं, तो चलो दूसरा जंगल में बहुत फल है, वहां फल ही फल है, मजा आ जाएगा। वहां तुम गए कि बस फल की बरसात शुरू, उसके सपने आने लगते हैं कि क्या मजा आएगा, दूसरा जंगल में चलते हैं, फल खाने चलते हैं। और लोमड़ी जाके वहां पर बता देता है हिंसक जानवरों को, बंदर को मैंने फंसा लिया, आएगा फल खाने। और बंदर जाता है फल खाने के लिए, खोजता है कि फल कहाँ, तब तक में उस पर जो लोमड़ी का जो दोस्त है बनबिलार उस पर आक्रमण करता है। सभी बनबिलार मिलके या जंगली कुत्ते मिलके उसको मार डालते हैं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। क्या एक उदाहरण मैंने ये दिया, क्या दिया कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे दल बदलता है, जगह बदलता है, परिस्थितियों को नहीं समझता है, दूर का आने वाला कि अच्छा होगा ये सोचते हुए जाता है, पूरा आकलन नहीं करता है, वो व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता है। बिना अब पछतात होगा जब चिड़िया छू गई खेत, ऐसे कुछ होगा ना कि बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए, काम बिगाड़ा आपना जग में होत हंसाए। हिंदी में लिख सकते हैं कि वन इज नॉट वाइज इनफ, cannot foresee properly with his own wisdom, with his own eyes of wisdom, he will always be in trouble.
ये समझ रहे हो बात को? ये मैंने एक उदाहरण समझा, मैंने एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बट इट इज ऑलवेज हैपेंस, ऐसा भी नहीं होता है कि हर बार हर एक आदमी को एक ही जगह पर रहने से हर सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकता है। जैसे बिहार जैसे प्रदेश में, जहाँ की दरभंगा, मधुबनी, ये सब इलाके में बाढ़ आता है, कटिहार, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, ये सब इलाके में बहुत बाढ़ आता है। रोजगार के साधन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। व्यक्ति पता करता है कहाँ रोजगार मिल सकता है, संसाधनों का इस्तेमाल करता है और वो जाके बाहर जाता है, बाहर जाके मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद उसने अपना एक ध्रुव तो छोड़ दिया है, वो जाता है बाहर में, बाहर जाके वो सामंजस्य देखता है कि यहाँ हम कमा सकते हैं, घर भेजता है, खुशहाली आती है। कभी कभी घर को छोड़ना पड़ता है और अपने ऊंचे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाना पड़ता है। हो सकता है कि इस धोबी के कुत्ते के साथ भी यही उद्देश्य हो। वो यह सोचता हो कि घर की रखवाली तो हो ही जाएगी, थोड़ा मालिक की रखवाली करते कि मालिक जिंदा रहेगा तो घर भी सुरक्षित रहेगा। और फिर वो घर की ओर दौड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और चोर आके घर में चोरी कर लेता हो। तो हमेशा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का नहीं होता, वस्तुतः वह दोनों ध्रुवों का सामंजस्य करने की कोशिश करता है। जैसे बिहार के मजदूर आज अपने जीवन के साथ सामंजस्य करने की कोशिश करते हैं। वो उपहास का पात्र नहीं है, वो परिस्थितियों का दास है। क्या ये आइडिया ठीक लग रहा है? उदाहरण सही है? मेरी बात समझ गया कि नहीं? अभी हम बोल रहे हैं कि फिर धोबी है, धोबी क्या करेगा? उसको वही स्किल है, वो स्किल के साथ उसको कुत्ता पालने की जरूरत तो है ही। तो ऐसा नहीं है कि धोबी के लिए कुत्ता आवश्यक नहीं है, कुत्ता उतना ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि कुत्ते में स्वामी भक्ति है। वही वो बेचारा कुत्ता जो हर जगह दौड़ता है, स्वामी भक्ति दिखाते हुए जाते रहता है। तो धोबी का कुत्ता समाज में बिना मतलब का उपहास का पात्र बना हुआ है। हमें तो यहाँ पर इसमें कुत्ता में स्वामी भक्ति दिखती है, कुत्ता में एक लॉयल्टी दिखती है। बात समझ रहे हो? अब तुमको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि कैसे हम निबंध को छिद्रान्वेषण करते हैं, तोड़ते हैं, आइडिएट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, फिर आइडिएट करते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। और हम क्या करते हैं? एक बार क्लेम करते हैं, इसका एविडेंस देते हैं, फिर हम काउंटर क्लेम करते हैं, और फिर हम एविडेंस देते हैं। समझ गया? ये मेरा जो थ्योरी है ये कभी फेल नहीं किया है। यूपीएससी में हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले के करीब करीब मेरे बच्चे सब पहुंच जाते हैं। कारण यही है, समझ गए? किसी का लैंग्वेज बहुत अच्छा नहीं रहता है, किसी का साहित्यिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, समझ गए? अगर है तो कोई बहुत बड़ा एडवांटेज भी उनको नहीं है। वो आइडियाज, कॉन्टेक्स्ट, क्लेम, काउंटर क्लेम, और पांचवा क्या हो जाएगा? कंक्लूजन कहो या इसको कहो रास्ता क्या दिखा, वे फॉरवर्ड। आप हिंदी मीडियम वाले हो तब भी इसको समझ लेना, समझ रहे हो ना कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं? इंग्लिश मीडियम वाले हम कहो तो हिंदी रूपांतरण कर भी देंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि पूरा हमें बड़ी हंसी आती है कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं। अब आप बताओ, ऐसे पढ़ा रहे हैं तो हिंदी है कि अंग्रेजी है? हमको भी नहीं पता हम कौन भाषा बोल रहे हैं। समझ रहे हो बात को ना? नहीं हिंदी है न अंग्रेजी है, पूरा यूपीएससी गेम ही आइडिया का है। आप जिस भाषा में जाके लिखोगे वो आपकी भाषा हो जाएगी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझे हो कि नहीं समझे? इसको समझे हो कि नहीं? थोड़ा इजी में पूछे, समझ लिए होगे। मान ले कि हमको लिखना होगा, हम क्या, डॉग सिग्निफाइज लॉयल्टी, नहीं
whether it is of a washerman or it is of anybody else. Unnecessarily dog has been ridiculed in the society. ऐसे करके मान लिया हम यहीं से शुरू कर दें, तब भी हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जो पहला, बिना बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है कि नहीं। जैसे भी शुरू करो, तरीका तुमको अपना पोएट्री बनाना है, अपना कविता लिखना है, और अपनी कविता इसके इर्द गिर्द अपने ही तरीके से लिखोगे। क्लियर हो रहा है? कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। फिर हम इसी तरह का थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। कोई भी निबंध, जो सबसे डिफिकल्ट निबंध लेके हम चले हैं अभी, है ना। कौन सा निबंध लेके चले हैं? सबसे डिफिकल्ट निबंध। चलिए और दूसरा डिफिकल्ट निबंध करते हैं। ये सब छोड़ दो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, लिख ही लोगे आप लोग। लेकिन याद रखना एक चीज को, क्या याद रखना है? जीएस पेपर नहीं है। क्या नहीं है? जीएस पेपर नहीं है। ये क्या है? निबंध का पेपर है। अब जैसे मान लिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के रहस्य। हमको लिखना किस तरीके से होगा? थोड़ा सा फिलोसफिकल जाना पड़ेगा कि जो ब्रह्मांड के जो रहस्य मनुष्य को हमेशा उद्वेलित करते रहे हैं। मैन हैड ऑलवेज बीन परप्लेक्स्ड विद द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। रात के समय में जब वो अंधेरे में तारों को देखता है, कुछ तारों को चलते हुए देखता है, कुछ को चमकते हुए देखता है, कुछ को लाल रंग का देखता है, किसी को पीले रंग का देखता है, कुछ तारे झाड़ू के आकार के भी दिखने लगते हैं। तब सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, तो मानव जरूर विस्मित होता रहता होगा कि दिन में कहाँ चले जाते हैं। क्या ऐसी कुछ होगा ना। फिर दिन में कभी कभी जब उसको चांद दिखाई दिया जाता होगा, जो रात को भी दिखता होगा, तो सोचता कि ये रात को भी आ जाता है, दिन में भी आ जाता है, आखिर ये क्यों आ जाता है? ये कौन है? ये शायद मेरा मामा है जो कि कभी आता है कभी जाता है। नहीं, इसीलिए मानव ने चंदा मामा की कल्पना कर ली। ऐसे कुछ लिखना होगा, समझ रहे हो कि नहीं? ये नहीं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखने लगना। समझ गए मेरी बात को? हम एग्जाम्पल दे रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे वो कुछ तारों के रहस्य को जानने की कोशिश करने लगा होगा। वो बोला कुछ तारा तो अस्थिर है, जो अस्थिर है वो एक खास दिशा में है। वो दिशा है जिस दिशा में सूरज नहीं उगता है, वो ध्रुव तारा है। फिर उसने ध्रुव तारा से कुछ गणना की होगी, देखा होगा कि कुछ 7 तारों का समूह है। अपने अपने सभ्यता के तौर पे उन्होंने उसको अलग अलग परिकल्पना में अलग नाम दिया होगा। जैसे हमने सप्तर्षि कहा, किसी ने पोलर बियर कहा। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या कर रहे हो? कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हुए हम उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एक अपना एक लेमन लैंग्वेज में, नॉट एज ए साइंटिस्ट। ये नहीं कि E=mc², नहीं, वो नहीं है। और सभ्यता के जैसे जैसे विकसित होती रह गई, वैसे वैसे लोगों ने उसको समझने के लिए बहुत तरह के सिद्धांत दिए। जैसे ऋषि कनद, याज्ञवल्क्य हिंदुस्तान में दिए। यूरोप में ये ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बहुत दिनों तक धर्म का आवरण चढ़ा रहा है, और धर्म में जो बाइबल में लिखा गया उसी को उन्होंने सच मान लिया। अरब देश के निवासियों ने इसको जानने के इसलिए कोशिश की क्योंकि उनको ट्रेड भी करना था, और उन्होंने उन्हीं तारों की सहायता से अपना रास्ता सुगम किया। हिंदुस्तान में इसको मोक्ष प्राप्ति का साधन समझा। सोचा कि जिस अणु से हमारा शरीर बना है उसी से ब्रह्मांड भी बना है, तो वो एक है जो सब में है। उपनिषद में हमने इसकी व्याख्या की। ऐसे ही हमको लिखना होगा। बात समझ रहे हैं मेरा ने? लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? मेरे लैंग्वेज को कॉपी नहीं करना है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे इसको ट्रीट करना है। समझ गए? तो पहला शब्द जो है, कृषि व्यवस्था सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार सशक्त कर सकते। कृषि व्यवस्था ग्रामीण, समझ रहे हो ना, है ना। जेठ या बैसाख हमारे कृषकों को आराम नहीं है, ऐसा कोई
यार जिसमें कोई याम नहीं, ऐसे कुछ रामधारी सिंह दिनकर के कुछ कविता याद है तो कर दो। फिर कृषकों की क्या स्थिति है कि नहीं, फिर आ जाओ, बढ़ जाओ आगे, है कि नहीं। या जैसे भी करना है वो आपका है, आपका अपना एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा फिलोसफिकल, थोड़ा आइडिया के साथ हो। लेकिन क्या बोल रहा है, कृषि व्यवस्था में सुधार क्या जरूरी है? सुधार कितना? क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन सुधार है या नहीं? डिबेट का पॉइंट है, समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो ना? काले धन और अर्थव्यवस्था अपराध भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। भ्रष्टाचार क्या है? लोग भ्रष्ट आचरण क्यों करते हैं? मोटिव, मेन श्रेय, धनी बन जाए, शॉर्टकट लेते हैं, काला धन लाते हैं। एक लेमन की तरह ट्रीट करना है, न कि आप इकोनॉमिक्स के आपका सब्जेक्ट है तो आप ये ज्यादा अच्छा कर सकते हो। गलतफहमी में मत रहना। एक लेमन आदमी इकोनॉमिक्स का कुछ वाला कोई स्टूडेंट है, उससे ज्यादा अच्छा नंबर लाएगा, इकोनॉमिक्स वाला कम नंबर लाएगा, क्योंकि उसका आइडिया फिक्स्ड है, तुम्हारे आइडिया बढ़े हुए हैं। समझ गए? तो आपको यहां पर ऐसे में अगर कुछ मिल जाए कि आपके सब्जेक्ट से जुड़ा है तो भूल के मत लिखना, मर जाओगे। ऐसा लिखना जिसमें कि बहुत सारे आइडियाज आ सकते हो, लेमन की तरह आइडिया आ सकता है। समझ गए? क्योंकि पढ़ने वाला जरूरी थोड़ी कि इकोनॉमिक्स का टीचर देख रहा है, नहीं। आधुनिक संचार क्रांति कम्युनिकेशन, कैसे ग्राहम बेल से लेके आज तक संचार क्रांति, 5G उपजी, सब बहुत सारा डोमेन काफी है। ये ज्यादा ये नहीं है कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। योग की आवश्यकता, योग क्या है, आध्यात्मिक, आप कर लोगे। दिक्कत यहां होती है, बिना समाज के बोली हो सकेला का, बिना बोली के समाज हो सकेला का। बोली, डायलेक्ट, भाषा नहीं, यहां पर जो भाषा वर्ड दिया है और बोली, इस पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि भाषा और बोली एक नहीं होती है। नहीं लिख दिया ना, बोली भाषा, भाषा और बोली एक नहीं होती है। बोली, मिथिला में कहावत है, हर 5 कोस पर बोली बदल जाती है। क्या? तो बोली जो है लोकल डायलेक्ट है, अब उसको करना पड़ेगा। क्या बोली मानव तक ही सीमित है? अब आइडिया हम ले रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं। बोली क्या आदमी के लिए है क्या? बोली मानव तक ही सीमित है क्या? नहीं, चिड़िया की भी बोली होती है, मछली भी बोल के संवाद स्थापित करते हैं। क्या? बरसात में फ्रॉग भी टर्रा के एक दूसरे को खोज लेता है। नहीं बोली बोलने वाला डॉल्फिन भी खोजता है, चमगादड़ भी खोजता है। बोली एक चीज को कम्युनिकेट करने के लिए आपस के ग्रुप का एक संवाद क्षमता है। नहीं, जिसने भी समाज बनाया वो बोली पर ध्यान दिया नहीं। तो संवाद स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी अपनी बोली को हिसाब से कहा। चिड़िया में एक भय का आवाज अलग होता है, जब चिड़िया बाघ देख लेती तो आवाज अलग होता है, किसी को वार्न कर रहा है। सुबह उठने का आवाज अलग होता है, खाना खोजने का आवाज अलग होता है। यहां तक कि मधुमक्खी भी अपना एक बी डांस करके संवाद स्थापित करता है। तो बिना बोली का जब जानवर समाज नहीं बना सकता है तो आदमी के लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन समाज बोली को परिमार्जित करता रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है, हो सकता गर्भावस्था में वो अपनी बोली को सीखा हो, कुछ कोई बहुत बड़ी अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि हमने सुना है कि अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह के बारे में सुन लिया था। साइंस भी बोलता है कि बच्चा पिता और माता की बोली को समझता है, अपने परिवार की बोली को गर्भावस्था में ही समझ जाता है। लेकिन शायद उसको उतना ज्ञान नहीं होता होगा। जब बाहर निकलता है तो पहली जो आवाज निकालता है वो आवाज पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह की होती है। धीरे धीरे उस आवाज में समाज का प्रभाव पड़ता है और उसका समाज, उसका परिवार, उसका समाज उसकी बोली को निर्धारित करता है। यही ना क्या मतलब है? बात समझ रहे हो कि नहीं? आप जब आइडियाज लोगे तो आपके निबंध बनते चले जाएंगे।
क्लियर है? धोबियन कुकर न घर के न घाट के, तभी तुम बात ही कर लिए। आगू नाथ ने पीछे पगा, बिना छान के गूदे गधा। गधा, अब एक आदमी ने अपने ऊपर आत्म संयम नहीं रखा, डिसिप्लिन में नहीं रहा, समाज के बंधन को नहीं समझा, वो पशुवत है। बिना छान के, बिना डिसिप्लिन के, बिना बंधन का जो जीवन है, उन्मुक्त जीवन जो है, वो या तो भिखमंगे का होता है या पागल का होता है। कहीं बैठ लिया, कहीं क्यों लिया, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, मांगा चांगा, मिला नहीं मिला, खाया नहीं खाया, क्या पता। ये एक मतलब है इसका। आगे नाथ न पीछे पगा, बिना छान के कूदे गधा। ठीक है ना? दूसरी व्यवस्था भी होती है। एक व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, उसको जीवन का मोह नहीं है, उसका ना आगे नाथ है न पीछे पगा है, उसकी चिंता करने की चिंता नहीं है, वो चिंता के ऊपर विजय पा लिया है। उसको पता है कि मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा कुछ क्या है, मैं इस माया मोह के बंधन से निकल चुका हूं। वो अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए, अभिक्ष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो अपने आप को न्यौछावर करने को त्याग होता। क्या वो गधा है? समाज उसे गधा ही समझता है। बाद में इतिहास में वो गधा जो महान पुरुष भी बना है, उसने अपना त्याग किया। दूसरा लग रहा है। तीसरा क्या भाई? जिसने अपने वैराग्य को पा लिया है, महाविनिष्क्रमण कर लिया है, ज्ञान की खोज में निकल गया, किसी बट वृक्ष की छाह पा लिया और उसके बाद ज्ञान मिला। कहा जाता है जब ज्ञान मिलता है तो व्यक्ति उन्मुक्त होकर विचार के संप्रेषण के लिए निकल पड़ता है और बुद्ध बन जाता है, संग प्राप्त कर लेता है। तो संभवतः गधा और बुद्ध में भी कुछ समानताएं तो हैं। अगर ऐसा आगे नाथ ने पीछे पगा तो हर व्यक्ति को गधा बन ही जाना चाहिए। क्या इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब आप समझ गए होंगे कि निबंध क्या है, क्या कला है। ये एक विधा है नहीं। जितना सिंपल रहोगे, जितना साधारण ढंग से सोचोगे, उतना अच्छा निबंध लिखाएगा। जितनी सामान्य हिंदी रहेगी, विचार लेकिन बड़े गजब होने चाहिए। क्या होने चाहिए? विचार उन्मुक्त भागना चाहिए, लेकिन वो खूंटा से बना रहना चाहिए। खूंटा जो है यहाँ पर, ये नहीं कि भागते भागते तुम ऐसा जगह भाग जाओ कि वो खूंटा ही गायब हो जाए। खूंटा गायब नहीं होना चाहिए, खूंटा मिलना चाहिए। आगे नाथ ने पीछे पगा, बिना छान के नाचे गधा। वही हो जाओगे, गधा बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खूंटा जो है स्थापित नहीं है कि नहीं? यहां पर क्या है? हमने गधा तब बना जब उसने खूंटा स्थापित नहीं किया। बुद्ध ने क्या खूंटा स्थापित किया? ज्ञान प्राप्त करना है, संसार को दुख से मुक्ति दिलाना है, ये खूंटा था उसका। किसी ने अपना सर्वस्व त्याग करके सबसे बड़ा बलिदान क्यों किया? क्योंकि उसके पीछे देशभक्ति की भावना थी, उसके एक विचार के प्रति अपना आत्मोत्सर्ग करने की प्रबल उत्कट आकांक्षा थी। नहीं, बात समझ रहे? आप 700-800 वर्ड आराम से लिखने की स्थिति में हो गए हो कि नहीं हो गए हो? बात समझ में आ रहा है? अनेर दुनेर के राम रखवारे, अनेर दुनेर के राम रखवारे। यहां पर हर व्यक्ति अनेर और धनेर है। सिर्फ माता का ने जन्म दे दिया है, उसके बाद व्यक्ति राम के रखवारी हो गया। जीवन के डोर कब टूट जाए कोई जानता है? हमेशा वो राम के रखवारे ही है। जीवन शब्द ही है कि मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद हर को राम के पास पहुंचना है। तो हर व्यक्ति के लिए राम रखवारा है। एक तो आइडिया ये भी निकल सकता है क्या? और दूसरा ये भी होगा कि जब कोई नहीं है, परिस्थितियां विषम हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं होता है, तब वही रास्ता दिखाता है। वो आता है, बस अंदर से एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए
और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हर व्यक्ति में ब्रह्म है, ये भी सोच सकते हैं। आप समझ रहे हो कितने तरीके से आप निबंध को लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं, क्लियर है। चलो, तो हमें लग रहा है कि निबंध का पहला वर्कशॉप क्लास था, इससे कुछ आइडिया लगा होगा। चलो हम लोग थोड़ा सा अब GS1 देखते हैं। DI नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हिस्ट्री। वैसे आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात कर लेता हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आपकी किताब है। 1892 एक्ट जो है ज्यों का त्यों दिया हुआ है, ठीक, कॉन्टेक्स्ट भी दिया हुआ है। 1892 में क्या कंडीशन बना था आपको याद ही है। वायसराय आपको हमेशा देना पड़ता है कि कौन वायसराय थे। पूना में प्लेग फैला हुआ था, प्लेग कमिश्नर थे, आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, चापेकर बंधु हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ये जो आया है, इसमें लिमिटेड वे में कंसल्टेशन का अधिकार मिला है, लेकिन कभी हुआ नहीं, ये भी आपके किताब में लिखा हुआ है। तो मतलब आपका एक किताब इसके लिए काफी है। तो चैप्टर ही तो पढ़ना है जो हमारा है। दूसरा संथाल अपराइजिंग। संथाल अपराइजिंग BPSC वाले नॉर्मल वे में भी अपना नोट्स बना के रखते हैं। ट्राइबल मूवमेंट पढ़ना ही पड़ता है, किसानों का आंदोलन पढ़ना ही पड़ता है। रखते संथाल अपराइजिंग। वैसे भी मैं आपको बता दूंगा कि कॉलोनियलिज्म इन द कंट्री साइड, देहात में उपनिवेशवाद, NCERT की किताब है, वहाँ से भी आपको फ्रांसिस बकलेन या आपका जो अपराइजिंग है संथाल का, उसके बारे में वहाँ भी वर्णन है। वहाँ से भी अगर आप लिख लेंगे तो आपको 160 वर्ड्स में लिखना है, लिख ही लोगे। चंपारण सत्याग्रह आज भी लिख सकते हो, हम लोग डिस्कस किए ही होंगे कहीं ना कहीं। मौर्य काल की कला और वास्तुकला पता ही है, मौर्य काल पढ़ोगे तो लिखोगे ही, कोई दिक्कत नहीं। केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया, हाथी गुम्फा उड़ीसा के जो केव है ना, इस सब के बारे में, आजीविका सेक्ट, इन सबों के बारे में तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार हैज बीन सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। बिहार कभी आगे वल्लभ पढ़ाए होंगे, कभी गार्गी पढ़ाए होंगे आपको। उपनिषद के कॉन्टेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण, इन सबों में खेती के बारे में, राजा जनक। फिर मगध में आएंगे, मगध में बिंबिसार, आजीविका सेक्ट, 64 तरह के ज्ञान, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आजीविका है जो हेट्रोडॉक्स है, वैदिक और दोनों कल्चर का सेंटर है। सिखिज्म का भी थोड़ा सा गढ़ रहा है, याहिया मनेर भी रहे हैं, तो यहाँ तो आध्यात्मिक केंद्र तो रहा ही है बिहार। लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म, लर्निंग हम भी हाल में बता रहे थे कि पर्शियन का सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर यहीं पड़ता है। संस्कृत के बहुत सारी ऋचाओं के बारे में यही दिया गया आपको। आर्यभट्ट ने जीरो की संकल्पना यही की, ब्रह्मदत्त यहाँ पर ही किए थे जिन्होंने कि खगोलीय संरचना के बारे में बताया। तो आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे, है ना, इतने टॉपिक यहाँ मिल जाएंगे कि आपको लिखना पेज छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हमको 160 वर्ड में सब हम कर सकते हैं। इवेलुएट दी चंपारण इंडिगो मूवमेंट। इंडिगो बहुत डिटेलिंग किया हुआ है, जितना डिटेलिंग कर लो उतना कम है। इंडिगो तो हम लोग कहाँ कहाँ से पढ़ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज इन इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। मॉडरेट फेज बहुत आराम से पढ़ते हैं हम लोग। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों के बीच में डिबेट, ये आपका चैप्टर ही है, पूरा चैप्टर ही बता रहा है। आधुनिक शिक्षा का विकास, बिहार विद्यापीठ अभी हाल में पढ़े हो ना, बिहार विद्यापीठ, पटना कॉलेज की स्थापना करवा देंगे आपको। कैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी बना, कैसे कॉलेज बना, पूछ एग्रीकल्चर बना, ये सब बिहार के लिए बच्चा वाला, ये सब क्वेश्चन। मतलब कि जो सोचा वही आया, जो लिखा वही आया, एक बार नहीं 10 बार लिखा वही आया, क्योंकि ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। 9वां क्लास के बच्चा को लाओगे वो भी यहाँ पर 114 में 80 नंबर लेके बैठ जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए ज़्यादा बड़े इंटेलेक्चुअलाइजेशन की जरूरत नहीं है। खाली करना क्या है, जो फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है उसी फॉर्मूला में बढ़ना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, मेरा तरीका क्या है,
हम आपको डिफिकल्ट टेरेन पे चढ़ाते हैं, डिफिकल्ट रास्ते पे ले जाते हैं, तो आपके लिए ये सब जो है लगेगा कि बच्चा वाला खेल है, हमारा आ गया, समझ गए ना। लोग क्या सोचते हैं, फाउंडेशन की तरह हमको ले चलिए ना, छठा क्लास में एडमिशन करवाइए, 4 साल हम छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां करेंगे, फिर 11वां 12वां भी पढ़ा दीजिएगा हमको, और फिर ग्रेजुएशन 1 2 3 भी 7 साल इधर करा दीजिएगा, और 3 साल 10वां साल में सर हम निकाल लेंगे। ये फार्मूला नहीं करेंगे, ये फार्मूला भी हमें चलाने आता है ना, ये फार्मूला चलाते हैं लोग, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए। बात समझ गए ना, हमको इस फार्मूला में नहीं चलना था, हम पसंद नहीं करते हैं। लोग कर रहे हैं, छठा से लेके 12वीं भी पढ़ाते हैं, पता नहीं 7-7 साल दिल्ली में रह के आते हैं लोग, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। 10 साल के बाद भी आ रहे हैं, बच्चा 30 साल की उम्र में एडमिशन लेने आता है। मतलब कहाँ थे भैया, तो सर ग्रेजुएशन के बाद 10 साल लग गया, पढ़ते ही रहे, लेकिन हो रहा है, लेकिन नहीं, हमको सीधा सीधा एग्जाम में कूदना है, हमको इसके हिसाब से देखना। तो समझ में आ ही रहा है, आप जिस तरीके से लिख रहे हो, हाँ मैं रास्ता थोड़ा मुश्किल है, डेली लिखना तो पड़ेगा, मंडे को टेस्ट तो देना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स का टेस्ट तो लिखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा। बात समझ रहे हो ना, क्वेश्चन आएगा, निकालना 1 साल में है बेटा, तो तरीका यही है, और कोई तरीका बन नहीं सकता। अगर बनता है तो मार्केट खुला है, जाइए बहुत बढ़िया फाउंडेशन कीजिए, 10 साल तक पढ़िए, हमको दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आप 1 साल में चाहते हैं कि हम तैयार हो जाएं, और जिन लोगों ने BA पार्ट 1 में एडमिशन लिया उनके लिए अच्छा नहीं, 3 बार हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, आराम से होगा, लेकिन तरीका सिंपल से समझ में आ रहा है। अभी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, हिंदी में आया है, न्यूज आया था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर के ऊपर में डिसीजन दिया था, हिंदू का था ये। भारत नागरिक संरक्षण संहिता आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, लिखा है ना, आगे आपको कि एग्जाम में अभी लिखा, अभी पाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है, आया, ठीक है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट अभी हमने पढ़ाया नहीं, हमको पढ़ाना है था, कब पढ़ाना था, अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, फिर से वेज रिपोर्ट आया है, तो मैं डाल देता आपको। और व्हाट आर द बेसिक प्रोविजन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हम अभी इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। मणिपुर क्राइसिस जानते ही हो, मैप के साथ जानते हो, सब कुछ जानते हो। कुड बी द पोटेंशियल प्रिकॉशन ऑफ इथनो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, जानते हो कितने वहां पर ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स का क्या है लिखा हुआ है आपका, G20 लिखा हुआ है। प्रिविलेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है। आपके क्वेश्चन आउट थे कि नहीं थे, मैं क्या बोलता था कि यहां जो बच्चा पढ़ेगा उसके क्वेश्चन आउट रहेंगे, क्या आउट थे कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखे हो ना। आप घर जाके नहीं लिखोगे, लेकिन आपके क्लास से 5 बच्चा भी लिखेगा तो हम लिखा हुआ ही मानेंगे ना। आपने नहीं लिखा है, 5 बच्चा तो लिखा है ना, वो बच्चा इस क्लास के बाहर का तो नहीं था, वो तो इसी क्लास का था, क्या सही बात है कि नहीं। तो हम 5 बच्चा भी लिखा या 1 बच्चा भी मेरे क्लास का लिखा, अब बाकी 19 ने नहीं सुना, 20 का क्लास से मान लिया, तो मैं क्या मानूंगा कि क्या मैंने 1 बच्चा लिखा तो मतलब मैं क्लास में हुआ होगा तभी तो लिखा होगा, बाकी 19 को अपने घर जाना है, होली खेलना है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन लिखा है कि नहीं लिखा आपने, हमें लगता है बहुतायत की संख्या में इस क्लास में लिखे हैं, क्या सही बात है कि नहीं। क्या मुस्कान लिखी हो ना, जूही आप, विकास अब लिखे हो ना, तुम लिखी हो ना, लिखे हो, आप भी लिखी हो, तो आप लोग लिखे हो, क्या रमन लिखे हो ना, लिखे हुए। तो सभी क्वेश्चन लिखे हुए आए हैं कि नहीं आए, लेकिन इतना लिखने से नहीं होगा, मेंस एग्जाम के पहले फिर रिराइट करना होगा, नहीं क्लियर है कि नहीं। लेकिन समझ में आ रहा है कि आप बाकियों से आप बेटर कंडीशन में हो कि नहीं। क्यों बेटर कंडीशन में, जरा मुझे बताओ कारण। कि आपने लिखा है, मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं तो जानता हूं क्वेश्चन क्या आ रहा है, मुझे तो पता रहता है, लेकिन उस डोमेन पर काम किसने किया, आपने किया। तो किसको जाना चाहिए क्रेडिट, आपको जाना चाहिए कि आप जो लिखे हो
वो निकाल लोगे। और इस लिखने के लिए ये नहीं कहना कि अभी तो हम छोटे हैं, अभी हमको समझ में नहीं आता, नहीं, एकदम गलत बात है। क्योंकि मैं अपना देख रहा हूं, मैं अपने साथ वाले लोगों को देख रहा हूं कि 8वां क्लास के बच्चों को जब बीबीसी समझ में आता था मुझे, तो मैं कोई बहुत अफलातून तो पैदा नहीं हुआ होऊंगा। गांव में, बहुत भूस्खोल गांव में पैदा हुआ है जहां कुछ साधन नहीं था। अब मुझे 8वें क्लास में बीबीसी सुनते सुनते समझ में आ गया था, तो किसी को भी आ सकता है। तो आप लिख सकते हो, खाली अपने मन के बदमाशी को हटाओ, वो जो लगा हुआ है बंधन उसको तोड़ो, लिखो, सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अभी आपको ये तो हम छोड़ दिए, हम आते हैं दूसरा में। यहां देखना आपको तो सब के सब मिलेंगे, यहां तो कोई छूटेगा ही नहीं। जीएस पेपर 2 जो है हमारा सबसे स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 2 में बाकी जगह काम ही नहीं होता है, यहां हम काम करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, मुझे पता है। बेसिक स्ट्रक्चर और जो थ्योरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़ना है आप। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन पढ़ा हुआ है, लिखना भी है, लिख लोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीधा सीधा क्वेश्चन है, पॉलिटी में ज्यादा घुमाव नहीं है। हाउ कास्ट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार? हाउ कास्ट सेंसस डाटा पढ़े थे यहां पर, लिखा भी आपने। कैसे कास्ट पोलराइजेशन हेल्प करता, कास्ट पोलराइजेशन हुआ कैसे 1967, मंडल कमीशन और कास्ट का सेंसस डाटा लिखोगे हो जाएगा, ये आपका लिखा हुआ है। डिस्कस भी कोई छोटा ऐसा लगता है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गोल ऑफ द प्रियम्बल याद है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस, जो भी है सोशल जस्टिस इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये सब आपका। तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्टेक्स्ट याद है तो अपने आप कर लोगे इसको। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर रोल आपका, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर्म चेंजिंग रोल। इंडियन फेडरलिज्म बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। गठबंधन कोलिशन पॉलिटिक्स 1967, 72, 77, 89 आ रहा है। कोलिशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लग रहा है ना कि आप एकदम सही फ्लो में पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि आप लोग हमारे न्यूज एनालिसिस पर ध्यान देते हो, जो बड़ी अच्छी बात है। 50% तो है ही आपके एग्जाम का, आपको वही रास्ता पर ले जाता है। लेकिन इधर पे थोड़ा सा आप कम ध्यान देते हो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ये हमको बहुत परेशान भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि किताब बंधी हुई है, उसी किताब को पढ़ के फिर आप कर लोगे, है कि नहीं। लेकिन एकदम ये नहीं कि छोड़ ही दो इसको। किताब आपकी ज्यादा किताबें नहीं है, 8 किताबें हैं, ठीक है ना। और उस 8 किताब को जैसे मैंने आत्मसात कर लिया है वैसे आप भी कर सकते हो। तो बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, आत्मसात कर लोगे, कभी भी एग्जाम निकलेगा, कभी भी। और इसके बाद हॉबी बना लेना कि हर साल हम एग्जाम लिख डालेंगे। एग्जाम निकल जाएगा ना, जब आईएएस बन जाओगे, मसूरी पहुंच जाओगे, एक हॉबी बना लेना कि अगला साल फिर एग्जाम लिखूंगा। जरूरत नहीं है लेकिन लिखेंगे जरूर। इससे क्या फायदा होगा, आप अपने घर में बहुत आईएएस पैदा कर लोगे। बात समझ गए ना। और जिस कारण आपके खानदान और आपके परिवार को लोग बोलते हैं कि ये तो वैसे ही हैं, गाजर मूली हैं, आप बहुत स्ट्रांग बन के आ जाओगे। बात समझ रहे हो ना। एक साध लोगे अगर, जैसे मैंने साध लिया, तो मैं निकला तो क्या निकला, बहुतों को निकालूंगा ताकि मेरे हाथ सब मजबूत रहेंगे। सही है कि नहीं है।
एक पॉलिसी में कोई गलती तो नहीं है? कोई गलती है इसमें? कोई गलती नहीं है। मैं हर साल एग्जाम लिख लेता हूँ, क्या परेशानी मुझे? पढ़ाई हुआ 8 किताब है, न्यूज पेपर तो पढ़ना है और जोड़ लेना है, न्यूज से जोड़ते जाना है, हो गया मेरा काम खत्म। नहीं, ज्यादा होगा कि अगली बार दिखेगा कि यार नितिन सिंघानिया से भी अच्छा कोई किताब लिखा था, वही किताब में पढ़ना, चैप्टर तो थोड़ा बदल जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, यही ना होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। लगा कि स्पेक्ट्रम से बढ़िया फोटो वाला किताब और आ गया तो हम वही पर बदल देंगे, लेकिन 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं ना बदलेगा। बात समझ रहे हो ना? हमने रवि पी अग्रहरि से बढ़िया किताब आ गई, हम ले चले जाएंगे उस किताब में। ऐसा थोड़ी कि मैंने रवि पी अग्रहरि पढ़ा होगा। मैं हर साल देख लेता हूँ मार्केट में कोई आया क्या अच्छा। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक नई किताब को पढ़ रहा हूँ, सब पढ़ा हुआ है, ये नहीं है कि हमको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पता है, लेकिन मैं इस नई किताब को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इस किताब से कहीं बच्चों को ज्यादा फायदा हो जाए, क्योंकि मैं तो कर लूंगा, बच्चा इससे ज्यादा इजी वे में अपने आप को जोड़ लेगा, लेकिन किताब ही रहेगी। क्लियर है ना? अभी देखना आगे और मजा आ जाएगा इसमें। इंडियन मॉनसून सिस्टम कितना इजी है, आईसीटीजेट, ओशन डायपोल, एल निनो, यही है। भारत में ऊर्जा के स्रोत आप लोग लिखे हो कि नहीं लिखे हो? लिखे हो? एनर्जी कितना, सोलर कितना, न्यूक्लियर कितना, कोयला, क्या सेल्फ डिपेंडेंट है, कोयला में है बाकी में नहीं है। टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया पढ़ना है, ठीक, थोड़ा बाद में कर लेंगे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार पढ़ना ही पड़ेगा। तुम लोग को कहीं जाना है क्या? टाइम हम फिक्स किए हुए हैं, जाना है तो बता दो, हम बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार, आप एक बार देख लो, समझ लोगे। बिहार में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपका पॉपुलेशन इन इंडिया, और यहां पर देखिए मॉनसून सिस्टम फिर से पूछ दिया। और यहां पर आपको 5 तो दिया है, बहुत इजी वे में दिया है, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी भी आपका हुआ है कि नहीं? तो हमें लगता है कि आपको दिख रहा होगा कि जो आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप लोग, कुछ लोग बोल रहे थे सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। नहीं, सिलेबस की चिंता मत करो, क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो रहा, नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आपको क्वेश्चन वहां भी पीटी में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं।